नमस्कार। नतीजों का दिन है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। एक खेमे में जश्न का माहौल है और दूसरा खेमा कंफ्यूज है कि हुआ क्या। खैर, अब आपको सीधे लिए चल रहे हैं दिल्ली, जहां आज बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और आप इस जश्न और उत्साह से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का एक्साइटमेंट है। 4 राज्यों के चुनावों के नतीजे आए और 3 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी के प्रत्याशियों ने जलवा बिखेरा, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जिन सीटों पर माना जा रहा था कि काफी कड़ी टक्कर होगी, वहां बीजेपी आसानी से जीत गई। और हैरानी की बात तो यह भी है कि जिन सीटों पर माना जा रहा था कि कांग्रेस कंफर्टेबल रहेगी, वहां पर और भी तगड़ी बहुमत से बीजेपी जीती है। तो जाहिर तौर पर आज सभी के मन में यह सवाल जरूर है कि आखिर क्या हुआ, कौन सी चीजें गलत की, खासतौर से कांग्रेस के लिए। और आइए आपको सीधा वहां पे प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, सुनवाते हैं क्या कुछ हो रहा है वहां पे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब की ओर से पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करेंगे। आदरणीय रक्षा मंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी का पुष्पमाला पहनकर स्वागत करेंगे। अरे गारंटी है भाई, गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नम्र निवेदन करता हूं कि वो अपना स्वागत पर भाषण यहाँ करें। आदरणीय नड्डा जी। सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस आभार कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित चलिए, कार्रवाई का लाइव प्रसारण आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पर सीएम अशोक गहलोत राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। और राजस्थान की किस्मत कह लीजिए, जो रोटी पलटने का सिलसिला है वो जारी है। और अब बीजेपी की जीत के बाद सीएम अशोक गहलोत राज्यपाल से मिलने पहुंचे। राज्यपाल कलराज मिश्र को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राजस्थान में अब तक बीजेपी 104 सीटों पर जीत चुकी है, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है 101 उसे पार कर चुकी है। और अभी भी 11 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो राजस्थान में और तगड़ी ताकत के साथ बीजेपी ने वापसी की है। इस बार यह आंकड़ा शायद 110 के आसपास जा सकता है। और जाहिर तौर पर राजस्थान की जनता ने एक बार फिर से जो सरकार बदलने का सिलसिला है वो जारी रखा है। और वही कांग्रेस के हाथ हार लगी है इस विधानसभा चुनाव में। चलिए, अब नजर डालेंगे अगली अपडेट पर। राजधानी लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जाहिर तौर पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की जमकर तारीफ हो रही है 3 राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन के लिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को लेकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जनता ने उनके नेतृत्व को स्वीकारा है और विकास के मॉडल को जनता ने स्वीकारा। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने यह बात कही, तीनों राज्यों में कांग्रेस को बीजेपी ने मात दी है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को
स्वीकारा है, उनके डेवलपमेंट के मॉडल को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को और भारत की छवि को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उनके प्रयासों को हर एक स्तर पर पब्लिक ने स्वीकारा है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है। ये चीजें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। आज के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सफलता तीनों राज्यों में प्राप्त हुई है, इसकी चलिए, तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो केंद्रीय नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं की इन सभी राज्यों में और जोर शोर से प्रचार प्रसार किया, जिसका नतीजा है कि इन 3 राज्यों में बीजेपी को अच्छी सफलता मिली है और इसमें एक महत्वपूर्ण श्रेय केंद्रीय नेतृत्व को भी जाता है बीजेपी के। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में आज जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, उनके पीछे क्या कारण है, उनको लेकर चर्चा करेंगे। स्वागत करेंगे हमारे आज के मेहमानों का जो इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे रविंद्र सिंह, सूरज उपाध्याय आम आदमी पार्टी से, भगवानू नायक हमारे साथ जेसीसी जैसे जुड़ेंगे, नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे और विस्तार से बताएंगे कि आखिर नतीजों के पीछे क्या कारण है। प्रो पटेरिया जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले बीजेपी, रविंद्र सिंह जी, आप ही के पास आना चाहूंगा कि कहा यही जाता है कि बात आज ये हो रही है कि एक बहुत ही कंफर्टेबल विक्ट्री मानी जा रही थी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, लेकिन अब जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं ये कांग्रेस के लिए भी चौंकाने वाले हैं और शायद हम सभी के लिए भी थोड़ा बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि वी आर एंटिसिपेटिंग कि जिस तरह से योजनाओं का विस्तार हुआ, जिस तरह से कांग्रेस कॉन्फिडेंट दिखी, जिस तरह से भूपेश बघेल प्रचार कर रहे थे, और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह का अंडरकरंट शायद देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। तो क्या लगता है इतने बड़े वोटिंग टर्नआउट का और उसमें बीजेपी की सफलता का? रविंद्र जी। जी 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 जी, आवाज आ रही है? जी जी जी, एक बार प्लीज प्रश्न को दोहरा देंगे, मैं सुन नहीं पाया था, दूसरा कुछ सवाल हो रहा था। रविंद्र जी, मैं बस आपको कांग्रेचुलेट ही कर रहा था कि आज शानदार जीत मिली आपकी पार्टी को, और जाहिर तौर पर अगर एक लाइन में एक बात कहूं तो क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस काफी कंफर्टेबल लग रही थी और ज्यादातर ये माना भी जा रहा था, राजनीतिक विश्लेषक भी ये मान रहे थे कि इट इज गोइंग टू बी अ टफ फाइट फॉर बीजेपी, बट जो रिजल्ट निकलकर सामने आया है उसमें ये समझ में आया कि टफ जो था वो कांग्रेस के लिए ज्यादा था। तो क्या जीत के पीछे क्या कारण मान रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात है जीत के पीछे भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन का काम करना और भूपेश बघेल जी की सरकार की जो नाकामियां थी, जो असफलताएं थी, और जिस तरह से उन्होंने जनता को छला, चाहे क्या कहते 2 साल का बोनस देने का मामला हो, चाहे उनका पीडीएस का घोटाला हो, चाहे क्या कहते वो शराबबंदी करने का मामला हो, ये सब कुछ जनता देख रही थी कि मतलब किस तरह से वो धोखा दे रहे हैं और किस तरह से बहानेबाजी कर रहे हैं। जनता ने इसको सिरे से नकार दिया। और मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का जो अहम था, जो घमंड था, जिस तरह की उनकी बोली भाषा थी और जिस तरह से वो महिलाओं के स्वाभिमान को मतलब चुनौती दे रहे थे, हम 1000 दे रहे थे तो बगैर घोषणा पत्र के वो 1200 रुपए में दे रहे थे, हर कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी थी और हमने इसीलिए एक एक मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरने का प्रयास। जी चलिए, ऑडियो में थोड़ी तकलीफ आ रही है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया जी जुड़े हुए हैं। पटेरिया जी, ये जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, अगर हम बात करें आज से 5 साल पहले 2018 की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में कांग्रेस जीतती है। आज ठीक वैसा ही नतीजा है, लेकिन फर्क इतना है कि इस बार बीजेपी ने इन तीनों सीटों पर विक्ट्री हासिल की, और खासतौर से अगर देखें तो हम ये मान रहे थे इन 4 राज्यों में सबसे कंफर्टेबल विक्ट्री अगर कांग्रेस की कहीं लग रही थी वो छत्तीसगढ़ में, लेकिन जब नतीजे निकल कर आए ये काफी उलट है। क्या कारण देख रहे हैं आप इसके पीछे? देखो, सबसे बड़ा कारण यदि हम देखते हैं तो 2018 के जो नतीजे थे और अब के नतीजे हैं, 2018 में कांग्रेस की जो लुभावनी घोषणाएं थी, कर्ज माफी जैसी, जिसका बड़ा असर हुआ था, उनके वचन पत्र में कई ऐसी घोषणाएं थी जो जनता को लुभा रही थी और पहली बार ऐसा लग रहा था कि फ्रीबीज मिल रही है लोगों को।
शिवराज सिंह चौहान ने उस चीज को पकड़ा, भाजपा ने उस चीज को पकड़ा। लाडली बहना योजना का जिक्र हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं तो मध्य प्रदेश का कर रहे हैं, लेकिन इसके फॉर्म छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान भरवाए। एक तरीके से लोगों को ये एहसास कराया कि जो मध्य प्रदेश में मिल रहा है वो उनको वहां भी मिलेगा। सस्ता गैस सिलेंडर, धान का समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में कहें तो उसका घोषणा बीजेपी ने की बढ़ा के देने की कांग्रेस से ज्यादा। तो एक तरीके से बीजेपी ने वही रणनीति अपनाई जो कांग्रेस ने 2018 में अपनाई। मध्य प्रदेश में 2018 के रिजल्ट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का ये आज कहना समीचीन होगा कि 2018 में बीजेपी हारी नहीं थी। कांग्रेस को सीटें जरूर बीजेपी से 5 ज्यादा मिली थी, लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत कांग्रेस से ज्यादा था जी। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था ना, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। कांग्रेस ने भी जोड़ तोड़ से सरकार बनाई थी और बाद में उनकी पार्टी में टूट फूट हुई, जिससे बीजेपी की फिर सरकार बनी। और फिर 2020 के जो उपचुनाव हुए उसमें जो परिणाम आए कि जो प्रभुराम चौधरी 4-5 हजार वोट से ज्यादा कभी नहीं जीते, वो 65,000 वोटों की लीड से जीते थे। इस तरीके का परिणाम मध्य प्रदेश में दिखाई दिया। तो ये जो कांग्रेस का जो सरकार का जो 15 महीने का शासन था, उन्हें जो गारंटियां दी थी उस समय, उनको वचन कहा था, तो वचन जो पूरा न कर पाना वो एक कारण था जिसकी वजह से ये परिणाम बदल के आया। और शिवराज सिंह चौहान ने वही भरोसा कायम किया, उन्हें जो कहा सो किया। उन्हें लगातार पैसे देके एहसास कराया कि मैं देता रहूंगा। उन्हें चुनाव के दौरान भी पैसे देने का बंदोबस्त करके रखा। उन्हें चुनाव आयोग की परमिशन का भी बंदोबस्त कर लिया था। और मध्य प्रदेश में आप देखिए, वोटिंग से 2 दिन पहले किसानों को किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपए उनके खाते में गए। वोटिंग से 5 दिन पहले, 7 दिन पहले महिलाओं के खाते में लाडली बहना के पैसे गए। तो एक तरीके से जो फ्रीबीज की जो बात थी वो पूरी लागू करने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान ने की। एक भरोसा दिलाया कि वो है तो पैसे की कहीं कोई कमी नहीं आई। यहाँ कमलनाथ की एक बात गौर करने लायक है। कमलनाथ जब सरकार में थे तब भी वो कहते थे शिवराज सिंह चौहान खजाना खाली कर गए, और इसके बाद जब वो विपक्ष में है तब भी वही रोना रोते रहे। और जो मीडिया में जो खबरें आती थी कि सरकार कर्ज ले रही है, मध्य प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है, पैसे हैं नहीं, और कांग्रेस का वचन पत्र में घोषणाओं, लुभावी घोषणाओं के वादे ज्यादा थे, लेकिन पूरा कैसे करेंगे रोड मैप कांग्रेस ने नहीं दिया। इसके उलट शिवराज सिंह चौहान ने ये परसेप्शन बनाया कि खजाना भले खाली कमलनाथ को दिख रहा हो, लेकिन मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बहनों के खाते में पैसे दूंगा, 3,000 तक बढ़ा के दूंगा। लोगों के गरीब जिसके पास मकान के लिए जमीन नहीं है उसको फ्री में जमीन दूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बना के दूंगा। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है तो उसको मुख्यमंत्री आवास योजना बना दी उनने कि उस क्राइटेरिया में लाके दूंगा। जो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था उसकी काट के लिए शिवराज सिंह चौहान सीखो कमाओ योजना ले आए। ये आप तो बेरोजगारी भत्ता जो वो 3,000 देते थे, आप तो 8,000 12,000 रुपए लीजिए, साथ में काम सीखिए और नौकरी भी पाइए। तो एक तरीके से ये कहें कि शिवराज सिंह चौहान ने उस पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया। फ्रीबीज के जो सिनेरियो था कि मुफ्त पाने के साथ उन्होंने जो एक एहसास कराया, तो वो एक बदलाव दिखा। और बीजेपी की घोषणा पत्र में भी वो शामिल हुआ, इसलिए वो सभी जगह जाता हुआ दिखाई दिया। निश्चित रूप से प्रभु पटेल जी, हमने देखा इस चुनाव में कि काफी सारे जो चुनावी वचन पत्र में वादे थे वो काफी समानांतर थे दोनों ही दलों में। तो इसको लेकर मैं इस पे भी आना चाहूंगा कि अगर आप बीजेपी को देखें तो उनके कार्यकर्ता जिस तरह से जमीन पर एक्टिव दिखे, क्या ये एक बड़ा कारण है उनकी सफलता का? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट थी। मध्य प्रदेश में वो मान रहे थे कि अच्छी खासी एंटी इनकमेंसी है, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे दूसरे अन्य जो मुद्दे हो उनको लेकर। वही दूसरी तरफ अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें तो उनको ये लग रहा था कि हमने जो योजनाएं चलाई है उनका हमको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। जो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो योजनाएं चलाई छत्तीसगढ़ ने, तो उन्हें लग रहा था कि एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन क्या ये माना जाए कि जो नेतृत्व था कांग्रेस का वो इन्हीं चीजों के भरोसे बैठा रहा, जबकि जमीन पर बीजेपी के कार्यकर्ता शायद ज्यादा एक्टिव थे? ये कांग्रेस से 2 स्तर पे गलतियां हुई। यदि हम आज यदि पत्रकारी नजर से देखिए, यदि मैं कहता हूं तो एक स्तर पे राहुल गांधी थे जो एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जो मध्य प्रदेश में बच नहीं रहा था लोगों को, क्योंकि बीजेपी एक हिंदुत्व का मुद्दा लगातार चला रही है और उसके सामने आप पैदल ले आए हिंदुओं में विभाजन का मुद्दा, जातिगत जनगणना। आज राहुल गांधी जो बातें कर रहे थे कि केवल 5% ओबीसी वर्ग के आईएएस ने जो सरकार में भागीदारी, एक आम बच्चे को भी यदि स्कूल में जाता है, यदि आईएएस बनने का सपना देखता है तो उसको भी एहसास होता है कि आईएएस की कोई जाति नहीं होती है। उसको तो जिस पद पर बैठा दिया गया वो वहां करता है। बजट वो पास नहीं करता, बजट सरकार पास करती है, जो नेता होते हैं वो पास करते हैं। बजट का इम्प्लीमेंट के लिए मामला पूरा कैबिनेट में जाता है, तो सीधे उस अधिकारी के हाथ में कुछ नहीं होता है बजट। जिस तरीके से राहुल गांधी का प्रोजेक्शन था ओबीसी का, एसटी को लेकर जो प्रोजेक्ट कर रहे थे। दूसरी गलती यहाँ पे राज्य स्तर पर यदि हम देखें तो वो
कांग्रेस के स्तर पर हुई, तो कमलनाथ ने सबसे पहले ये कहा कि मेरा मुकाबला बीजेपी के नेताओं से नहीं है, बीजेपी संगठन से। बीजेपी संगठन से आशा उनका, बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं का जो नेटवर्क है उससे है। लेकिन जब चुनाव करीब आए तो कमलनाथ ने ये कहा कि हमारा चुनाव तो जनता लड़ेगी। तो कांग्रेस कार्यकर्ता जी घर बैठ गया। बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट का फंडा निकाला, त्रिदेव फार्मूला निकाला, एक एक बूथ पर निकाला। अभिषेक मैं बताऊं, शिवराज सिंह चौहान जो अपने चुनाव क्षेत्र में पर्चा भरने के बाद प्रचार करने नहीं गए, जिनने 165 सभाएं प्रदेश में ली, वो शिवराज सिंह चौहान जो सुबह से निकल जाते थे, देर रात को घर आते थे, उनने समय निकाला कि अपने बुधनी विधानसभा क्षेत्र के एक एक पन्ना प्रमुख जिसके पास जो 5-10 घरों की सूची होती है, उससे उन्होंने फोन पर बात की। इस चुनाव कार्यकाल के दौरान एक एक पन्ना प्रमुख से और वोटों की गिनती कराई उन्होंने कि कितने वोट तुम निकलवा के लाओगे, कितने बीजेपी के वोट हैं तुम्हारे पेज में, कितने दूसरी पार्टी के वोट हैं। तो इस तरीके से रणनीति के स्तर पर बीजेपी के कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा, बीजेपी पूरी पार्टी इसको लेकर लगी रही। तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता नीचे फील्ड में काम कर रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के भरोसे बैठे थे कि पिछली बार तो जनता ने जिता दिया था, इनकम्बेंसी थी, अब देखिए नतीजा क्या आया।